बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, बलूचिस्तान पर 18वीं नेशनल वर्कशॉप में CDF ने बात करते हुए जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं बलूचिस्तान में, उनके बारे में एक इज़हार ख़याल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये इंतहाई सीरियस थ्रेट है। भारत एक्टिवली हमारे KPK में और ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया बलूचिस्तान का, वहाँ पे बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व है और जो इंसर्जेंसी चल रही है उसके ऊपर उसकी स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी अहम बातें की। इसके अलावा बलूचिस्तान के IG पुलिस ने, मोहम्मद ताहिर साहब ने एक रिपोर्ट हमारा शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो टेररिज्म के वाक़यात हैं बलूचिस्तान में, उनमें ख़ासी कमी आई है, और कमी इसलिए आई है कि बॉर्डर बंद है। कुछ इसी किस्म की रिपोर्ट अफ़गानिस्तान के हवाले से भी आई है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली के साथ हमें जॉइन किया है चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। ये भी डिफेंस हैं, अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। दोनों हजरात को दोबारा से वेलकम करता हूँ शो में। बीच में थोड़ी सी एक ग्लिच आ गई थी। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था, आप मुझे बता रहे थे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की हिस्ट्री और पस मंज़र के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे। प्लीज़ कंटिन्यू करें सर। जी, मैंने आपको बताया जो माजी था, तो उसके बाद से फिर जब ये BLA BLF बनी है, और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान की हुकूमत की भी रही है, हमारी अपनी गलती रही है कि हमने जो अपग्रोइंग भारत के या अपना बलूचिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो चीज़ें हो रही थी, और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक बाकायदा एक सेटअप कायम किया था, जिसको एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिसने मोसाद में काम किया था, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, वो उसको थिंकिंग ग्रुप के तौर पे हेड कर रहा था। और उन्होंने बड़ी ग्रेजुअली एक प्लान बनाया था, जिसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनको मिसगाइड करना था। तो वो लोगों को स्पॉट करते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और फिर उसके बाद पहले उनको एक जनरल सिचुएशन दी जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते थे कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके काम के हैं उनके। फिर ये जो आपने देखा जो बलूचिस्तान में एक डेप्रीवेशन का नैरेटिव चलता है, हालांकि बहुत सारे डेप्रीवेशन पाकिस्तान के बाकी अजला में भी आपको पाई जाती है, उसके ऊपर बिल्डअप किया जाता था। तो इस तरह एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो था वो बलूचिस्तान के जो नौजवान थे, और जो एजुकेशन जैसे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप गवादर चले जाइए, बाकी जगहों पे चले जाइए, ज़ोब चले जाइए, आप इस किस्म के अलावा जो जितने वहाँ पे ये चीज़ जानबूझ के फैलाई गई, उसमें इंडिया का और इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था। हमें उस वक्त ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए था, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं। क्योंकि बलूचिस्तान को ये नहीं कि पैसा नहीं दिया गया, बलूचिस्तान को परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बहुत बजट दिया गया, बल्कि ये भी आप हिस्ट्री में मौजूद है कि जो बजट दिया गया था वो अनयूटिलाइज भी आ गया। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो अपने लोग थे, जैसे वहाँ पे एक मिनिस्टर थी जुबैदा जलाल, और इस किस्म के लोग जो मुशर्रफ के ज़माने में थे, बजाय इसके कि वो पैसा लोगों पे खर्च करते हैं, उन्होंने पैसा अपनी ज़ात पे खर्च करना शुरू किया, जिससे आज जो आप चीज़ें जीतते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये तंजीमें जो है कायम हुई, और उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़रा हाथ शुरू से इंडिया, भारत का और इजराइल का इसके अंदर रहा, और इसमें बहुत सारा इनपुट जो है वो CIA की तरफ से भी आई बहुत मौके पे। और बल्कि एक बलूचिस्तान के बारे में आपको पता है, एक इजराइल में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बलूचिस्तान के बारे में आपको याद होगा तो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक हियरिंग हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर आप जैसे वो बच्ची, उन्होंने सर बलूचिस्तान पे इंस्टीट्यूट भी बना के रखे हुए हैं, और वहाँ पे बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं इजरायली, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने उसी तरफ इशारा किया, आप जानते हैं और वही बात कर रहे हैं सर। प्रेजेंट सिचुएशन जो, जी प्लीज़ जी, प्रेजेंट सिचुएशन जो है ना वो इसी तरह एक्सप्लॉइट हुई है ना, कि अब जितनी ये तंजीमें बनी हैं और इनको जो लीड कर रहे हैं, जैसे जावेद मंगल है या अल्लाह नज़र है,
अभी कल ये भी खबरें परसों आ रही थी कि बलूचिस्तान के दो ग्रुप्स हैं आपस में, उनमें लड़ाई हुई है, अल्लाह नज़र जो है वो ज़ख्मी है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान BLF और इनकी जो तंजीम के कुछ लोग हैं वो कुछ खलीजी ममालिक में भी गए हैं, वहाँ से भी कोई फाइनेंसेस हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह करके ये जो इंडिया कि जब आप देखते हैं तो ये तंजीमें जो हैं इनको कहीं ना कहीं से तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, तो ये जाके यहाँ से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान के जरिए भारत चले गए और फिर भारत ने इनको अपनी गौर, उसका फिर आप रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और जो चीज़ बहुत खतरनाक हुई वो ये कि अमेरिकन फोर्सेज ने जब विड्रॉ किया तो जितना वहाँ पे हथियार थे $7.62 बिलियन के, वो सारे के सारे वो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गए, वहाँ जो ये नार्को डीलर्स की हुकूमत आई है, स्मगलर जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में अपना पावर में, उन्होंने वो हथियार उठा के इन लोगों के हवाले करना शुरू कर दिए, तो इनके पास लिथैलिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ गया। तो उसका आप देख रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं बुनियादी तौर पे वो इंडिया फाइनेंस करता है, उसको भारत फाइनेंस करता है, इजराइल फाइनेंस करता है। अफगानिस्तान के अंदर इनके सेफ हाउसेज मौजूद हैं, अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, और वो तमाम का तमाम जो प्लानिंग है रॉ। अभी जो ये जो मुल्ला वासिक का जो डिप्टी है नोमान गनी जिसको टारगेट जो अभी हलाक हुआ है, उसके साथ एक शख्स और भी मौजूद था, और रिपोर्ट से आ रही है कि वो रॉ का डायरेक्टर था, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक था अजीत कुमार डेवल से। और नुमान जो था, मुल्ला नुमान जो था, वो एक्सपर्ट था सुसाइड बॉम्बर्स को सुसाइड ट्रेन करने में और दहशतगर्दी की वारदातों को प्लान करने में। और मुल्ला वासिक का एटीट्यूड आपको पाकिस्तान के बारे में पता है कि क्या उसका एटीट्यूड है, वो मुल्ला हैबतुल्लाह से रिलेटेड है। हालांकि इंटीरियर मिनिस्टर हक्कानी है, लेकिन उसको हक्कानी को ओवर रूल करने के लिए वासिक को उसके ऊपर बिठाया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो सपोर्टिव हैं और उसकी इंडिकेशन नज़र आ रही है, उसमें भारत नहीं, उसमें अफगानिस्तान भी फुल्ली तौर पे शामिल है, और उसमें मुसाइद भी फुल्ली तौर पे शामिल है, जिसकी वजह से आप देखें कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ जो है वो पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे, और जब तक उनके हाईडाइव्स को टारगेट नहीं करेंगे, उनके बेसिस को टारगेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो ये चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने कमेंट सुना ब्रिगेडियर साहब का। CDF की जो स्टेटमेंट आई जनरल आसिम मुनीर की, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग बलूचिस्तान। उन्होंने कहा कि हम बड़े आयरन हैंड के साथ और बड़ी तरीके के साथ इनसे निपटेंगे। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन जिस तरफ इंडिया जा रहा है और जिस तरह इंसर्जेंसी को ये बलूचिस्तान में चला रहा है, ये है भी बड़ा ख़तरनाक, हम सब जानते हैं। लेकिन इसको बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान कैसे डील करेगा? बड़ा दरीना मसला है ये, लेकिन अब ज़ाहिर है पॉलिसी शिफ्ट आया है, तो कैसे डील करेगा पाकिस्तान इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदू किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान कैसे करेगा, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से डिफेंस पॉलिसी के ऊपर कारबंद था। लेकिन अब जो है, जब से फील्ड मार्शल साहब आए हैं बतौर आर्मी चीफ के, तो उन्होंने जो है एक ऑफेंसिव डिफेंस जो है स्ट्रेटजी अपनाई है। यानी कि मदाफियत को जो है वही मदाफियत होगी तो दिफा खुद ब खुद हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी जो है ये बहुत अरसे से चल रही थी। मेरे वालिद जनरल हमीद गुल जब आयशाई में थे तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी का जो है बुनियादी जुर्र हुआ करता था। लेकिन इस सब के बावजूद आप अगर देखें तो इसके अंदर हम अमेरिका को जो है वो आउटराइटली हम उसको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनकी इंटरफेरेंस को। उसकी वजह यह है कि 2006 के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर का एक ब्लड बॉर्डर्स के नाम से अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर एक बाकायदा जो है आर्टिकल छपा था, जिसके अंदर उसने आज़ाद बलूचिस्तान दिखाया था, जिसके अंदर जो है कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा, कुछ जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और फिर ईरान का जो सिस्तान प्रोविंस है जो कि सिस्तान और बलूचिस्तान कहलाता है, वो उसके अंदर शामिल था। जाहिर है इसके ऊपर ना ईरान को पसंद है, ना पाकिस्तान को, और ना ही अफगानिस्तान को। लेकिन ये नक्शे जो बनते हैं तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन ज़रूर हुआ करती है। अब आप ये देख लें, अब आप आ जाएं कि बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफगानिस्तान, ये किताब है पीटर स्लैग हैरिसन की, और उसके अंदर बाकायदा जब भी अफगानिस्तान के अंदर एक इश्यूज आते हैं तो लोग जो है वो बलूचिस्तान उसके अंदर ज़रूर अफेक्टिव जो है ना, जो अफेक्ट है वो बलूचिस्तान के ऊपर ज़रूर होता है। बहरहाल इन सब के ऊपर भारत के पास पैसा है, भारत के पास वसाइल हैं। उन्होंने बुनियानो मरसूस के अंदर ये देखा, रॉयटर की रिपोर्ट जो इनिशियल आई कि $84 बिलियन का उनको नुकसान हुआ।
लेकिन उन्होंने ये कहा कि $84 बिलियन का नुकसान अपनी जगह, जूते अलहदा पड़े, दुनिया के अंदर सिफारती सतह पे जलालत उनको उठानी पड़ी, इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस उनके पास हो गई। अब वो ये कहते हैं कि किसी सूरत जो है हम जो है वो दहशतगर्दों को हायर कर लें, और वो दहशतगर्द कौन है? देखिए ना, बार बार आए चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। 3,50,000 लोग जो कि अफगान नेशनल आर्मी के बाकायदा मौजूद हैं वहाँ, जिनको ट्रेन किया गया था अमेरिकन फोर्सेस ने और इसी तरह से आईएसएफ फोर्सेस ने, जिस पे दुनिया के 48 ममालिक शामिल थे, और उसके अंदर जो है खुद भारत के ट्रेनर्स मौजूद थे। और फिर जो वेपन्स मौजूद है इस टाइम पे, वो ब्रिगेडियर साहब ने तो 7.2 बिलियन का कहा, क्योंकि वो शिगार रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, जी जबकि मैं 7.2 बिलियन डॉलर को नहीं मानता। मैं मानता हूं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को, जो इलेक्शन कैंपेन में की गई, और उसने $10 बिलियन का उसके अंदर जिक्र किया। अब अगर लेट्स से कि 7 है या 10 है, मकसद ये है कि ये असला वो वहां बड़ा क्यों छोड़ के गए? ये कंसिडरेबल हाँ, असला वहाँ पे है और बड़ा जदीद असला है, जी और वो इस्तेमाल भी हाँ, ये पाकिस्तान पे हो रहा है। दानिस्ता जी जी हाँ, ये दानिस्ता छोड़ा गया। और फिर दोहा मुज़ाकरात के अंदर दो फरीकैन थे जो गारंटर थे। एक अफगान तालिबान हुकूमत, जिसको हम आए दिन जो है वो उनको उनकी जिम्मेदारी याद कराते हैं, लेकिन दूसरा अमेरिका भी तो था, हम जी उसको क्यों नहीं याद कराते? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस टाइम पे $84 मिलियन जो है वो पर मंथ जो है अफगानिस्तान को अमेरिका दे रहा है, और अभी तक 2021 के इनखला के बाद से तकरीबन वो 19 बिलियन डॉलर जो है वो उनको अदा कर चुका है। क्यों? ये बात सोचने वाली है। एक ऐसा कंट्री जो आप देख लीजिए कि जो 2000 जो अभी रिपोर्ट आई है 2025 की, जी उसके अंदर ये कहा गया है कि 24 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान हुकूमत के जेर साया जो है वो वहां फैल फूल रही हैं। अब 24 दहशतगर्द तंजीमें वहां फैल फूल रही हैं, उनके जो मामलात हैं वो इंडिया के साथ बेहतरीन चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं बात समझ आती। अब आ जाएं बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान कहीं भी नहीं जा रहा। स्टेट जो होती है वो बहुत मजबूत हुआ करती है, लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा जुल्म है, एनएफसी अवार्ड वगैरह में सबसे ज्यादा उनको हिस्सा मिलता है, लेकिन मकसद ये है कि वो अवाम का पैसा अवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? तो वो सरदार नवाब वहां के जो लोग हैं वो खुद इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आप देख लें एमपीए, एमएनए और सेनेटर्स, आपको जो वाकयात नजर आए, दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जाफर एक्सप्रेस हुआ, 12 शहरों में एक ही दिन के ऊपर हमला हुआ, 9 अजला के अंदर, लेकिन वहां का कोई जो पब्लिक लीडर था वो वहां अवाम के दुखों पे जो मरहम रखने के लिए नहीं गया। सर, ये तो बड़े पॉलिटिकल दरीना मसाइल हैं, इनसे छुटकारा तो जाहिर है एक पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद मुमकिन है। इस चीज़ का इदराक पाकिस्तानी अवाम को है तो यकीनन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ज़रूर होगा। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर भी जो कोलैबोरेशन चल रहा है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, ये बड़ा अच्छा और विनिंग कॉम्बिनेशन है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस टाइम पे इंडिया आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान के लिए कितना अहम है कि इस पीरियड को, जब उसको इंटरनेशनल अटेंशन भी मिल रही है और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लास्ट वीक में आई हैं उनके इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि डायलॉग के लिए तैयार हैं, हमें कैसे कैपिटलाइज करना चाहिए इस सिचुएशन में? कैपिटलाइज तो आप उस वक्त कर सकते हैं ना जब आपकी कनेक्टिविटी क्रिएट होगी। फिलहाल तो हमारी अफगानिस्तान के साथ बड़ी हाई लेवल की डिसकनेक्टिविटी चल रही है, और वहां से पे रोजाना जो ना कोई एक दहशतगर्द ग्रुप है, कोई ना कोई दहशतगर्द हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और फिर पाकिस्तान उनको टारगेट करता है। जी। तो एक तरफ तो अमीर मुत्तकी कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमें जो है मुज़ाकरात करने चाहिए या पाकिस्तान के साथ हमें बैठना चाहिए। फिर काबुल के अंदर जो 1000 उलमा का इजलास हुआ था वो भी यही कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए दूसरे ममालिक के खिलाफ। तो उसमें ये उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफगानिस्तान के हर बंदे को ये फ़र्ज है कि वो अपने बॉर्डर का भी दिफा करे। तो अभी जो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं उसके ऊपर जिस हद तक आपका एक कॉमन कंसेंसस नहीं होता, वो कौन डेवलप करेगा? अब उसको डेवलप करने के लिए या तो आपको बिहाइंड द डोर मुज़ाकरात चाहिए होते हैं, या ऐसी कोई ताकत चाहिए होती है जो आपके दो मुल्कों के दरमियान बातचीत के प्रोसेस को आगाज करा सके। वो बातचीत का प्रोसेस तो आगाज हुआ, दोहा में हुआ या टर्किया में हुआ, जिस तरह हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
और सीज उसका फायर तो कोई ऑफिशियली इंटैक्ट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट तो देते हैं कि सीज फायर तो है, लेकिन जाहिर है वो असल में तो नहीं है। असल में तो आप जैसे आपने फरमाया हमले चल रहे हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो अपने इंटरेस्ट को देखना है। पाकिस्तान ने ये देखना है कि कैसे सेफ गार्ड किया जाए अपने इंटरेस्ट को, और काउंटर कैसे किया जाए भारत को। तो फिर उन ऑप्शंस की तरफ सर आ जाते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? ये कैसे अनफोल्ड होगी चीज़, हमारे हक में कैसे बेहतर होगी? क्या वो लाएमल है जो हमें इख्तियार करना चाहिए, कंसिडरिंग के जो CDF ने स्टेटमेंट आज दी है वो बड़ी अहम स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की तरफ भी इशारा किया। जैसे उन्होंने ये कहा कि हम अमन चाहते हैं, यानी अगर बातचीत करना चाहें तो हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस तरह के अनासर हैं, ये ख्वारजीन हैं, इनके साथ आयरन हैंड के साथ डील करेंगे, ये भी कहा साथ साथ। वो तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा ना, और कर भी रहा है। अभी जो स्ट्रैटेजी चल रही है उसमें तो फिलहाल तो 1 पॉइंट स्ट्रैटेजी चल रही है ना। वो कह रहे हैं कि जी हम जो भी उनके तरफ से, काबुल की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमला होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। बॉर्डर्स के ऊपर दोनों फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। बात यहाँ जो हो रही है ना, जो बेसिक पॉइंट जो है, जिसको जो आगे चीजों को लेके जाएगा, वो साफ ज़ाहिर है क्लैशेस तो चीजों को आगे नहीं ले के जाएंगे ना। क्लैशेस तो है, वो क्लैशेस को बढ़ाएंगे। अगर वो हमला करेंगे, हम हमला करेंगे, हम हमला करेंगे तो उन्होंने कह दिया कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। वो चलो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट करेंगे, दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा। इसका जो एंड रिजल्ट, एंड जो है ना, वो तो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह से डायलॉग हो। पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है एक 1 पॉइंट फार्मूला दिया है। उन्होंने कहा जी आप ये कह दें कि आपकी सरजमीन जो है, और आप ये एफर्ट करें कि आपकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर टोटल 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पल रही हैं। और अभी सिगार की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 7 नए ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो खोले हैं, जहाँ पे वो दहशतगर्दों को फाइनेंस कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अलकायदा है वहाँ पे, दाइश है वहाँ पे, फितना अल ख्वारिज है, फितना अल हिंदुस्तान है, ETIM। अब ETIM का क्या लॉजिक है ट्रेड करने का? इसलिए कि उसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ताजिकिस्तान में चाइना के खिलाफ जो उन्होंने इंजीनियर मारे। बात यह है कि पहली बात जो अफगानिस्तान की तरफ से आनी है, जो अभी तक नहीं आई, वो ये है, वो उलमा ने तो बात कर दी, लेकिन वो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी थी। अब अगर मुल्ला वासिफ अमीन मुत्तकी कहता है तो उसको ये भी कहना चाहिए कि जी हम ये आपको एश्योर कराते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। उसके लिए उनको इंडिया से कनेक्टिविटी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे इस वक्त जो मैं जो समझता हूँ, जो ये नार्को डीलर की, ये स्मगलर्स की जो हुकूमत है, इनको प्रॉब्लम ये है कि ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होती, पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, तो वो अननेचुरल तरीक़ाकार, सर्जिकल तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब जो ये हुकूमत है, ये जो उनके फुट सोल्जर्स हैं ना, जो इस वक्त 30,000 के करीब फुट सोल्जर्स हैं, ये उनकी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू अनॉय देम कि जी वो उसके जरिए ये ना हो। और दूसरी बात जो है, ये तंजीम फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान है, जिसके साथ इन्होंने, इनके रिलीजियस बिलीफ भी अटैच हैं और इनको वही फिलॉसफी फॉलो करते हैं, तो वो ये उनको थ्रेटन करते हैं कि जी अगर आप हमें डिसआर्म करेंगे, छोड़े, हम जाके दाइश को ज्वाइन कर लेंगे, हम जाके फलाने को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद उनको ये खतरा होता है कि ये फिर हमारे खिलाफ वो शुमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात है रिट क्रिएट करने की। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या ये जो नार्को डीलर्स की हुकूमत है, ये रिट क्रिएट कर सकती है? मेरी नज़र में कर सकती है, अगर ये कमिटेड हो। अगर ये, इसके लिए इनको सबसे पहले जो है इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या ये इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने पर राज़ी होंगे? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर लाए अमाल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जी हम जो है सिर्फ उस तरीक़ेकार से आपसे बातचीत करेंगे जिस तरीक़ेकार से आप हमारी बेसिक डिमांड को एंटरटेन करेंगे। तो ये अब उसके लिए किसी ना किसी मुल्क को कोई बायलैटरल, कोई ट्रायलैटरल तरीके से किसी मुल्क को, चाइना हो गया या जो उनका इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर है, उनको सऊदी अरब हो गया या UAE हो गया, क्योंकि UAE की कनेक्टिविटी के इंडिकेशन उनके साथ आ रही हैं, तो वो अगर आएंगे दरमियान में और दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह से कोई डायलॉग चलेंगे, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि इसका मसले का हल बेहतर हल
बेहतर हल डायलॉग्स के जरिए, क्योंकि काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए आप हल की तरफ बहुत कम जाते हैं। आप उसको एज ए लिवरेज, एज ए टूल तो इस्तेमाल करते हैं, एज ए मीन ऑफ पावर तो इस्तेमाल करते हैं, एज ए मीन ऑफ सोल्यूशन नहीं हो सकता नेगोशिएशन वो। इस्तेमाल जी, करते हैं, लेकिन सोल्यूशन के लिए आपको बातचीत की तरफ जाना पड़ता है। दुरुस्त। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को हैं। वेलकम बैक। अब्दुल्ला हमीद साहब, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ एक बड़ी क्लियर पॉलिसी डिवाइस की और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बोल्ड एक कदम उठाया वो ये था कि अपना बॉर्डर जो था वो ट्रेड के लिए बंद कर दिया। अब जाहिर है, आप जानते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लाइफलाइन है और जो तिजारत है, बाकी मामलात हैं, ख़ास तौर पे तिजारत, उसमें अफ़गानिस्तान का सर्वाइवल पाकिस्तान के बग़ैर शायद मुमकिन तो है लेकिन बहुत ही मुश्किल भी है। इंडिया ने इनको सब्ज़ बाग तो दिखाया चाबहार का, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि चाबहार की जो ट्रेड रूट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ये जो बॉर्डर का क्लोजर है, इसके अंदर पाकिस्तान ने ये विटनेस किया है कि इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी कमी आई है। इसको बलूचिस्तान के आईजी ने भी रिपोर्ट किया है और ये अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जब एनालाइज़ किया गया इस पूरी सिचुएशन को तो वहाँ पे भी यही शवाहिद सामने आए हैं। बॉर्डर का बंद होना पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुँचाया इसने इस सिनेरियो के अंदर? नहीं, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। इसका जी। दूसरा एंगल ये है कि आप तारीख के पन्नों को झांकें तो हमेशा जो है सर्दियों में ऑपरेशंस ना होने के बराबर होते हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन था या अमेरिका था। उसके बाद नौबहार के बाद जो जो ज, ज, जिसको नौरोज कहते हैं, जी जश्न बहारां, जी उसके बाद फिर स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च होता है। दूसरी जानिब जो है जब पाक अफगान जंग हुई जी तो उसके अंदर पाकिस्तान ने उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया और कई दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे जो हमारी नजरों में थे, हमने उनको जो है वो तहस नहस करके रख दिया। और जाहिर है फिर मौलवी आरिफ वगैरह जो उनके टीटीपी के कमांडर थे, क्वाडकॉप्टर ग्रुप के, उनको मार दिया। नतीजा ये हुआ कि जाहिर है उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो काफी हद तक जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई। लेकिन अब जो है वो भारत जाहिर है इस मामले पे ट्रेनिंग दे रहा है। $10 बिलियन उन्होंने मुख्तस किए हैं कि वो वहां जाके काम करें और साथ ही साथ जो है वो अपना काम जो टेक्नोलॉजी है, साथ जो सैम 7 थे जो उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल थे रशिया के ज़माने के, वो उनको जो है दोबारा अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है और उनको ये कोशिश की जा रही है कि वो किस तरीके से जो हमारा अपना जो ग्राउंड डिफेंसिव है उसको मजबूत कर सकें। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है और ना ये होगा, लेकिन इस सब के बावजूद जो दूसरा इसके अंदर पहलू है वो ये है कि वो अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को हायर करते हैं। $10 बिलियन दिया है, वो दहशतगर्द आपको भेजते रहेंगे। अब जो बॉर्डर का सील है वो आपने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर दो पहलू हैं। इसका पहलू एक तो जो आपने फरमाया, दूसरा पहलू यह है कि अफगानिस्तान के अंदर देखें आप, रूस के साथ रूस ने उनको तस्लीम किया हुआ है और रूस का एक उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। और ख़ास तौर पे जो 4 दिसंबर को जो सदर पुतिन की मुलाकात हुई भारत के अंदर, तो वो उसका जो बयानिया था वो सामने नहीं लाया गया। क्या वजह है कि कोई बात ही नहीं सामने आई कि वहां क्या तय हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये डिफेंस पैक्ट उनका आपको पता है ना कि उनके साथ तो बहुत पुराने मरासिम है रूस के साथ। फिर जो चाइना है, क्या चाइना ने जो $22 बिलियन की उनको जो सरमायाकारी की हुई है, क्या चाइना ने खत्म कर दी? तो याद होगा आपको कि ट्राइलैटरल ताल्लुकात जो है वो बातचीत हुई थी जिसके अंदर चाइना के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर खारजा और अमीर मत्तकी अफगानिस्तान के वजीर खारजा वो वहां गए और मामलात जो है वो फिर काफी हद तक जो है तय हुए। लेकिन फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए, तो जिसपे चाइना जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल में जरा पीछे एक कदम उसने लिया है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। इट मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन तीसरी जानिब जो है वो हमें ये भी देखना है। बिल्कुल आपने जिस तरफ इशारा किया, चाइना काफ़ी क्वाइट है और जाहिर है जो वेपनरी यूज़ हुई और जो लैंडस्लाइड एयर सुपीरियॉरिटी और पाकिस्तान की विक्ट्री थी उसमें चाइनीज़ वेपनरी का बहुत बड़ा अमल दखल था। जी
उसके बाद जो चाइना उसके अंदर की देखें, खामोशी जो है। रूस में, जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, रूस के अंदर जो फिर मुज़ाकरात हुए, जो पाकिस्तान अफगान जंग से एक दिन पहले जब इख्तिताम पजीर हुए, तो वो आपको पता है 5 ममालिक थे, ईरान था, पाकिस्तान था, रूस था, चाइना था और अफगानिस्तान था। लेकिन बातचीत नहीं चली। इसका मतलब यह है कि जब तक के पैसा मिलेगा, इतना आसान नहीं है कि हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान अपने आप को कट ऑफ कर ले इंडिया के साथ, और जब तक वो कट ऑफ नहीं करता पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि बलूचिस्तान के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। काउंटर स्ट्रेटेजी तो वही है, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तुम देखे ना अफगानिस्तान, अब इंडिया में भी बहुत सारे उनके वीक पॉइंट्स हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कैसे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, और ये मेरे ख्याल में जरूर करना पड़ेगा, वरना इंडिया नहीं मानेगा। उनकी दिफाई डील अमेरिका के साथ साइन हो गई है, पाकिस्तान को ज़बानी कलामी सिर्फ थपकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तान को मीनिंगफुल सपोर्ट अभी तक अमेरिका की जानिब से नहीं मिली, मां सवाए F-16 को अपग्रेड करने के अलावा 600 वो मिलियन सेरेमोनियल है सर, एक्चुअली हमारे, वो सेरेमोनियल है। जी, और हमारा देखे ना $700 मिलियन तो कोएलिशन सपोर्ट फंड था, जो अभी तक अमेरिका ने हमें अदा नहीं किया। तो ये जो अभी जो डायनेमिक्स हैं ये बड़े एक कंपरसम है। और सबसे बड़ी बात, जो फिर मैं बॉर्डर की तरफ आऊंगा, जो बॉर्डर क्लोजर का, पाकिस्तान का भी तो नुकसान है बाबा, जो बॉर्डर साइड के ऊपर, और खास तौर पे जो बलोचिस्तान और फाटा के अंदर लोग बैठे थे जिनका ट्रेड चल रहा था। और बात ये है, मजे की बात, के तकरीबन $5 बिलियन का अनअनाउंस्ड ट्रेड था। अब आप मुझे बताएं, $5 बिलियन का अनअनाउंस्ड ट्रेड आके तकरीबन 0.2 बिलियन जो है वो रह गया है। तो ये कहां का ट्रेड है? अब्दुल हमीद साहब, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टफ कॉल थी। आपने इशारा किया ट्रेड की तरफ, बॉर्डर को क्लोज करना एक नॉर्मल वाकया नहीं था व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री and depending upon Pakistan और its economy and trade। ये बड़े बेहतरीन इशारे आपने दिए, लेकिन इस टफ डिसीजन को लिए बगैर पाकिस्तान और एक क्लियर पॉलिसी जिसकी तरफ अगेन आपने कुछ सेकंड पहले इशारा किया, इसके बगैर पाकिस्तान का क्या चांस था इस मसले को हल करने का? जो प्रेशर है थोड़ा बहुत जो हम देख रहे हैं, वो इस क्लियर पॉलिसी की वजह से आया। आप नहीं समझते अगर हम ये पॉलिसी ना लेते, पाकिस्तान आर्मी ना लेती, CDF ना लेते, कि चूज़ करें, आप अपनी साइड चूज़ करें, तो जो थोड़ा बहुत प्रेशर अभी है वो प्रेशर भी ना होता है इनके ऊपर, और जैसे चीज़ें चल रही थी वो बहुत जंबल्ड अप थी, वैसे ही चलती रहती। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, जरूर हमें ये करना चाहिए थे, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो सकता है? तो जाहिर है लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो फिर CPEC को भी जो है अफेक्ट करता है, फिर वो जो है वो कैजा 2000 को भी अफेक्ट करता है। उस पे भी इंडियन स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि उसको रोकेंगे, सैबोटाज करेंगे, उसको चलने नहीं देंगे। इंडियन्स दे आर हेल बेंट अपॉन, जी जी, टैपी को भी जो है वो अफेक्ट करता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि देखें, रिमेंबर कि अफगानिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज। वो तो ऐसे, और जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक राय रखता हूं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक बात को अंडरस्टैंड करें, वो बेशक जो है वो नॉर्को लोगों की हुकूमत हो, लेकिन उस हुकूमत को कबूल करने वाला कोई और नहीं, अमेरिका था। अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा करके बाहर निकला था। अब बेशक वो ऑफिशियली उसको नहीं करते, लेकिन अमेरिका ने वो जो मुआहदा हुआ था जिससे पूरी दुनिया का अमन अमान तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादा खत्म रहा, सत्यानाश हो गया पाकिस्तान का। आप मुझे बताएं, उस मुआहदे की शिकें क्या आपके सामने आई हैं? क्या ब्रिगेडियर साहब ने पढ़ी है? क्या मेरे सामने आई है? क्यों नहीं आई? क्या वजह है? क्यों उसकी पर्दादारी है? जो दोहा अकॉर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दूसरी जानिब जो है वो आप ये देखिए, जब अमेरिका का इनखला हुआ, जी हाँ इनखला हुआ, लेकिन इस किन टर्म्स में हुआ? उसमें सिर्फ एक चीज सामने आई कि आप अपने मुल्क के अंदर ये एक इंटरिम सेटअप होगा और आप अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, इसके अलावा कोई मेजर चीज जो थी वो ब्रेक। जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर जी। वो उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन कराएंगे। 4.5 साल गुजर गए हैं अमेरिका के इनखला को। अमेरिका फिर अगर वो इलेक्शन नहीं करवा रहे तो अमेरिका उनकी इंश्योर करना चाहिए। $19 बिलियन क्यों मदद कर रहा है? बिल्कुल, क्यों मदद कर रहा है? उनकी सैंक्शंस होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ सैंक्शन होनी चाहिए।
और फिर ऑल्टरनेट क्या है? इस टाइम पे चलें, हमें तालिबान की हुकूमत नहीं पसंद, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, साफ सी बात है, लेकिन ऑल्टरनेट क्या है? कैन यू नेम ओनली वन पर्सनैलिटी इन अफगानिस्तान अदर देन जो इस टाइम पे उनकी फोर्सेज हैं, वो चाहे लेजिटिमेट हैं या नहीं लेजिटिमेट, इस सारे को, ये तो हमारा थॉट प्रोसेस है ना कि वहां इलेक्शन होने चाहिए, वो नहीं कराते, फिर हम क्या कर लेंगे? क्योंकि अमेरिका तो उनको मदद कर रहा है। एक गारंटर जी, बिल्कुल, जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा बायलैटरली, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड नज़र आ रही हैं, बल्कि नज़र नहीं आ रही। हम यही कर सकते हैं कि अपना बॉर्डर बंद करें, नुकसान खुद भी उठाएं, अफ़गानिस्तान को भी नुकसान हो, और उसके बाद प्रेशर क्रिएट हो ताकि कोई इंटरनेशनल एक्टर बीच में आए, ज़िम्मेदारी ले। इसके अंदर अमेरिका का रोल हमें पता है, बड़ा ट्रेडिशनल रोल है, मसलों को पीछे छोड़ के मूव ऑन कर जाते हैं और मसले रीजन के ममालिक फेस करते रहते हैं फॉर डेकेड्स। पाकिस्तान भी उसी का शिकार है। चाइना का रोल कैसे देखते हैं इस मसले को हल करने में? रीजन की बड़ी ताकत है। रशिया ने भी इशारा दिया, उनके इसहाक डार साहब गए हुए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनके रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, तो उन्होंने इशारा दिया कि रशिया का भी इसमें रोल होना चाहिए और रीजन के ममालिक को इस मसले को हल करना चाहिए, विच वॉज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, बड़ा अहम है, क्योंकि आप ये देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं कि मैं बागराम में एयरबेस बनाना चाहता हूं, और इसलिए बनाना चाहता हूं कि वहां से चाइना के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो 1 घंटे की मुसाफत पे हैं। ये बात उन्होंने क्यों कही है? तो अब आप मुझे बताएं कि रशिया जो है वो क्या अमेरिका को इस मामले पर सपोर्ट करेगा? मजबूर होकर वो तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करेगा, मजबूर होकर चाइना जो है वो तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करेगा। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है जो देखना बड़ा जरूरी है। इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है कि ETIM जो है वो वहां बैठी हुई है, ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लाम इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आप मुझे ये बताएं कि ETIM बैठी हुई है, तो फिर ये अमेरिका के दौर में भी तो बैठी हुई थी ना। तो अगर तो ताजिकिस्तान पर हमले कर रही है वाखान कॉरिडोर के ऊपर करके जाके, तो फिर ये चाइना के खिलाफ हुआ ना। तो ये कौन करवा रहा है? कौन है जो इस टाइम पे दुनिया में जिसको चाइना की हेजमनी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, चाइना का यहां इंटरफेयर करना पसंद नहीं आ रहा? ये बातों को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर इस टाइम पे दुनिया की 2 पावर्स हैं, एक तरफ जो है वो चाइना है, एक तरफ रूस है, और एक तरफ अमेरिका है। और अमेरिका जो है फिलहाल अपना तमाम वजन जो है वो भारत के पलड़े में डाले हुए है। ठीक है कि वो उनको जबानी कलामी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उनके खिलाफ कोई सैंक्शंस, कोई चीजें, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, दहशतगर्दी खुलेआम पकड़ी गई, कोई सैंक्शन आयद नहीं हुई, कोई उनको जो है वो नोटिस नहीं जारी हुए। देखें, हम जो है वो वी शुड वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि पाकिस्तान को अपने मामलात अपने नेबर्स के साथ मिलके, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनको हमें इस्तेमाल करते हुए, और जो हमारी कोलैबोरेशन चल रही है अजरबैजान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, ताजिकिस्तान के साथ है, अच्छे ये नए चैप्टर्स खुल रहे हैं और ये पाकिस्तान का एम्फेसिस है इनके ऊपर, पाकिस्तान तवज्जो दे रहा है इस तरफ। जी बिल्कुल। ईरान कैन प्ले। अब देखे ना, जो 4 ग्रुप थे अफगानिस्तान के अंदर, उनके अंदर जो हिरात ग्रुप था उसको तो हमने न्यूट्रलाइज करवाया ना ईरान के जरिए। जब मोहसिन नकवी साहब वहां गए थे तो वो न्यूट्रलाइज हुआ। लेकिन जो अभी काबुल ग्रुप है, जो लोए पख्तका ग्रुप है, इसी तरीके से कंधार ग्रुप है, ये अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये दे आर वेटिंग। ये इनको पैसे चाहिए। आप देखें ना, इस टाइम पे 78 रुपीज का वहां डॉलर है, और पाकिस्तान में इस टाइम पे जो डॉलर का रेट है वो आपके सामने है। बिल्कुल, अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नहीं मत जाइएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब्दुल्ला साहब, प्लीज़ कंटिन्यू करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ा, आपको टोकना पड़ा। प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स थे वहाँ, अभी 3 ग्रुप्स हैं वहाँ, जो चौथा तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया ईरान का फायदा लेके। अभी हमें इन रीजनल कंट्रीज को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि UIM है वो उज्बेकिस्तान के लिए खतरा है, ETIM है वो चाइना के लिए खतरा है थ्रू वाखान कॉरिडोर। इसी तरीके से जो
ताजिकिस्तान के लिए जो है वो खतरात हैं, दाइश है, आईएस है, इसी तरीके से आईएसकेपी मौजूद है, जैश अदल मौजूद है जो अफगानिस्तान के से जो है ईरान में ऑपरेट करती है, टीटीपी है, और इसी तरीके से जमातुल अहरार है, और यहाँ आपके जो बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है। मजीद ब्रिगेड का आपको पता है लीडरशिप जो है वो बाकायदा वहां घूमती फिरती नजर आती है। देखिए, एक तरफ जो है वो ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट लेके पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो रही हैं, रीजनल कंट्रीज को टारगेट कर रही हैं। और क्या वजह है? ताकि सी पैक ना बन सके। अगर सी पैक बना तो कनेक्टिविटी होगी तो पाकिस्तान जो कि प्रॉस्पेरिटी होगी जी। हाँ, न्यूक्लियर रियासत है, वहां प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी और हम सेंट्रल एशिया तक एक्सेस कर लेंगे, और सेंट्रल एशिया से पूरी आगे दुनिया को एक नया रूट मिल जाएगा, पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी जी। हाँ, ये बात है, तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इसके नतीजे के अंदर जाहिर है वो भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वजह से भारत की तमाम कमियां, कोताहियां, उसके बदमाशियां, उसके जो है जुल्म जबर, ये तमाम इग्नोर किए जा रहे हैं, सरफ नजर किए जा रहे हैं। इसलिए आई बिलीव दैट 2026 हमारा जो वस्त साल है, 2026 बाय जून, हमें जो है वो कुछ जाहिर है ये अमेरिका जो हमारे ऊपर मेहरबान है, इसके पीछे कुछ इनके जो है वो मकासद भी हैं। उन मकासद को अगर देखा जाए तो दो बुनियादी मकसद नजर आते हैं। एक जो है कि गो स्लो ऑन चाइना, जिसका मैं शुरू में जिक्र किया। अब वो गो स्लो अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और दूसरा उसके अंदर मकसद है कि जनाब आप जो है वो गजा के ऊपर आपकी क्या पोजीशन होगी। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, और पाकिस्तान अगर वो 1967 के बॉर्डर से पहले नहीं जाता और साथ ही साथ जो है वो फलस्तीन को रियासत ही नहीं तस्लीम करता, तो हम कैसे सिंगल हैंडेडली अपने वादे निभाएं। लेकिन मसला यहाँ यही है कि फिर सुपर पावर नाराज हो जाएगी, सुपर पावर नाराज हो गई तो फिर आप पे जो शफकत है वो खत्म हो जाएगी, वो दस्त जो है वो हाथ हट जाएगा, दस्त शफकत। तो फिर आप कहाँ इसका उन्होंने इशारा भी किया कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं वो डिपेंड करता है 2026 में पाकिस्तान की पॉलिसी और रवैये के ऊपर। इसी तरह इशारा था शायद। यू हैव हिट द नेल। अब क्या ना, अब इसके अंदर जो कैच है वो क्या है, और साथ ही साथ उनकी एक और रिपोर्ट भी आई है कि 2026 में पाकिस्तान भारत दोबारा जंग होगी। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं, फिर अब मैं जो इंडिया है उसने 82 बिलियन डॉलर से 89 बिलियन डॉलर अपना जो है वो बजट किया है दिफा का। अब आप मुझे बताएं कि ये कहाँ खड़ा हुआ है और वो किससे खरीद रहा है, कौन है वो खरीदार। तो अभी जो उनका डिफेंस पैक्ट हुआ है 10 साल का, उसके अंदर आपको पता है रियल टाइम मॉनिटरिंग उन्होंने दी है उनको जी। जो कि उनके पास, जो पाकिस्तान के पास कटिंग एज था इस जंग के अंदर, तो उन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग उनको दी है। तो फिर ये F-35 के बेचने की बातें हो रही हैं, दीगर चीजों की बातें हो रही हैं, तो S-500 की बात हो रही है। पुतिन की जो बातचीत थी वो Su-57 शखुई जहाज जो है उसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। खामोश हो गए, कोई बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है। क्या इंडिया के पास पैसा है, बात यह है। और पूरे रीजन में चाइना के खिलाफ मद्दे मुकाबिल खड़े होने वाला ना पाकिस्तान है, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है। खड़ा होगा तो सिर्फ इंडिया होगा, उसको जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है जी। प्रॉब्लम यह है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ये जो आज उनको जो गालियां पड़ रही हैं इंडिया को, इसलिए क्योंकि दे आर डिसअपॉइंटेड, कसौटी पे पूरे नहीं उतर सके जी। हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, इस वजह से लान तान हो रही है। लेकिन ये महाज आराई आपको दो तरफा, उधर भी इंडिया है, उधर भी जो है वो इंडिया को बैकिंग अमेरिका की है, और इधर भी इंडिया है जिसको बैकिंग फिर अमेरिका की है। डिफेंस डील साइन होना, आप सऊदी अरब से कितना खुश हैं कि हमारा और सऊदी अरब का जो है वो एक दिफाई मुआहदा तय हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपका क्या ख्याल है, जो इंडिया है वो खुश नहीं है कि उनका अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा तय हुआ है? इससे तो लगता है अब्दुल्ला साहब, इससे तो लगता है कि पाकिस्तान हैज दिस हॉब्सन्स चॉइस। अब एक तरफ आपने चाइना को कॉम्प्रोमाइज़ करना है जो आपने नहीं करना, और दूसरी तरफ आपने गज़ा के ऊपर अपनी जो इंडिपेंडेंस पॉलिसी चल रही है इजराइल के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जो कि यकीनन अवामी सेंटिमेंट इसकी इजाज़त नहीं देगा, आप वो भी नहीं कर सकते। और
इस सिनेरियो के अंदर हमें ज़ाहिरी तौर पर बड़ी खुशी है पाकिस्तान की कामयाबियों की, और हम दुआ करते हैं कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, लेकिन इसको टेंजिबल रिजल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे देखते हैं, क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास इस सिनेरियो में कि अमेरिका को क्या ऐसा प्रॉमिस कर सकता है, क्या ऐसी चीज़ कर सकता है कि अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डाले? लगता तो यही है कि इंडिया की पॉलिसी में अमेरिका की तरफ से अब एपरेंटली एक शिफ्ट आया, लेकिन प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चाइना को हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो रोज रोज की तारीफें हैं, ये चाइना के अंदर एक अपसेट मूड जो है वो पैदा कर रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो मशरिक वस्ता के अंदर पाकिस्तान को अपने कदम मजीद मजबूत करने चाहिए और दीगर अरब ममालिक के साथ मुआहदात के अंदर जितना जल्द हो सके हमें जो है मुआहदात करने चाहिए, ताकि इकोनॉमिकली हम जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाए। अफगानिस्तान के साथ हमें नेशन टू नेशन कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना मस्ट है। हुकूमत के अंदर कोई बात नहीं, हुकूमतें दूर हैं तो क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटेजी फर्क है, कोई बात नहीं, लेकिन अवाम से अवाम का राब्ता आज भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए वो डिपेंडेंट है काफी ज्यादा। लोग बैठे हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है कि वहां बैठे नहीं है, लेकिन ताजिक हैं वहां जो 27% ताजिक हैं, जो 11% वहां अहले तशी हैं, जिनको कोई नुमाइंदगी हुकूमत में नहीं दी जा रही, या अगर दी भी जा रही है तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उन लोगों को एक्सप्लॉइट करें, उन एरियाज को। तीसरी चीज जो है, भारत के जो वीक एरियाज हैं उनको आप देखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ आप उनको बताएं कि सिर्फ मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं बल्कि हमारा जो है वो इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट भी होना चाहिए, वरना वो इंडिया को नेचुरल एलाई कहते हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान। टुमारो द स्ट्रेटजी चेंजेस, देन व्हाट विल यू डू? इस वजह से आपने उनको एक बड़ा डेलिकेट आपने बैलेंस लेके चलना है। ये ना हो कि जब वो पाकिस्तान जैसे माजी में होता रहा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही जो है वो खूह खाते में चला जाता है और फिर इंडिया वहीं रहता है। लेकिन हमें कोई ना कोई ये बताना चाहिए कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट लेकिन पाकिस्तान इज रेलेवेंट। ये बात हमें जो है समझानी चाहिए। बिल्कुल, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बड़े अहम तरीके से और बड़े आपने फोकस करके तमाम इश्यूज़ को हर एंगल से एनालाइज़ किया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन हमें इजाज़त दी, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।